अब हम साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को बारी बारी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम ओरल स्टेज को एक्सप्लेन करते हैं। ओरल स्टेज में जो सबसे पहले चीज होती है वो टाइम। ओरल स्टेज अर्ली इन्फेंसी पर मुश्किल होती है और इसका टाइम ड्यूरेशन फर्स्ट 18 मंथ्स होते हैं, यानी कि पहले 1.5 साल। नंबर 2, ओरल स्टेज में जो इरोजिनस जोन होता है वो माउथ होता है, माउथ। और बच्चे की प्लेयर सीकिंग एक्टिविटीज मोस्टली swallowing, chewing, और biting वगैरह होते हैं। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आप 5 या 6 माह के बच्चे, वो हर चीज को मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। लिहाजा जो बच्चे की जो प्लेयर सीकिंग एक्टिविटीज जो है वो माउथ पर मरकूज होती है। लेकिन फ्राइड यहाँ पर कहता है कि इस स्टेज में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ टेंशन रिडक्शन जो है, यानी कि जो प्लेयर सीकिंग है, वो मदर ब्रेस्ट है, क्योंकि बच्चा वहां से अपनी फूड हासिल करता है और इस तरह उसकी टेंशन रिड्यूस होती है। दूसरे अल्फाज में वहां पर बच्चे को प्लेयर मिलता है। सो प्राइमरी सोर्स ऑफ प्लेयर मदर ब्रेस्ट। और इस स्टेज में जो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है वो वीनिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब के ब्रेस्ट फीडिंग को खत्म कर देना। और ये चीज बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनती है। यहाँ पर फ्राइड कहता है कि बच्चा जिस तरीके से अपने इस वीनिंग प्रोसेस के कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करता है वो नेक्स्ट साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पर बहुत ज्यादा असर डालता है और इस तरह बच्चे की फ्यूचर पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। फ्राइड का कहना है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग के प्रोसेस को प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है तो ये चीज बच्चे में डिपेंडेंसी का बायस बनती है, और इसके बरक्स अगर वीनिंग प्रोसेस को एब्रप्टली खत्म कर दिया जाता है तो ये चीज बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देती है। अब हम इस स्टेज में फिक्सेशन पर बात कर लेते हैं। देखिए, फ्राइड का कहना है कि अगर तो फिक्सेशन अर्ली स्टेज में हो रही है, यानी कि टीथिंग प्रोसेस से पहले हो रही है, तो ये चीज ओरल इनकॉर्पोरेटिव पर्सनालिटी का बायस बनती है। ओरल इनकॉर्पोरेटिव पर्सनालिटी। और इसके बरक्स अगर फिक्सेशन टीथिंग प्रोसेस यानी कि दांत निकलने के बाद होती है तो ये चीज सडिस्टिक पर्सनालिटी का बायस बनती है। सडिस्टिक पर्सनालिटी। ओरल इनकॉर्पोरेटिव पर्सनालिटी में बच्चा अडल्ट लाइफ में अपने कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए डिपेंडेंट, एक्सेसिव ईटर, ड्रिंकर और गुड लिसनर जैसे बिहेवियर्स को शो करता है। और इसके बरक्स सडिस्टिक पर्सनालिटी में बच्चा अपने अडल्ट लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए सार्कास्टिक और अग्रेसिव बिहेवियर को शो करता है। फ्राइड का कहना है कि अगर इस स्टेज में फिक्सेशन नहीं होती, यानी कि बच्चा अपने कॉन्फ्लिक्ट को सक्सेसफुली रिजोल्व कर लेता है, तो ये चीज बच्चे के अंदर फर्स्ट इमर्जिंग साइंस ऑफ डेवलपिंग ईगो को शो करता है। डेवलपिंग ईगो। अब हम एनल स्टेज की तरफ चलते हैं। एनल स्टेज का टाइम ड्यूरेशन जो है वो लेट इन्फेंसी पर मुश्किल होता है, और लेट इन्फेंसी 1.5 साल से 3 साल तक मुश्किल होती है। और इस स्टेज में जो इरोजिनस जोन है वो एनस वटक रीजन होता है। और इस स्टेज में बच्चे जो प्लेयर हासिल करते हैं वो बॉडीली टेंशन को रिड्यूस करके हासिल करते हैं। और बच्चे बॉडीली टेंशन को रिड्यूस किस तरह करते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन एंड डेफिकेशन। यानी बच्चे जो अपना प्लेयर हासिल करते हैं वो थ्रू प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन एंड डेफिकेशन। और इस स्टेज में जो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो है टॉयलेट ट्रेनिंग प्रोसेस।
टॉयलेट ट्रेनिंग प्रोसेस। टॉयलेट ट्रेनिंग प्रोसेस में पेरेंट्स जो है वो बच्चों पर डिमांड्स डालते हैं कि वो अपने इस सोर्स ऑफ प्लेजर को रेगुलेट करें और यूरिनेशन और डेफिकेशन को उस वक्त तक डिले करें जब तक प्रॉपर टॉयलेट्स अवेलेबल ना हो। फ्राइड कहता है कि एनल स्टेज में जो फिक्सेशन है ये भी दो तरीकों से हो सकती है। अगर तो टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान स्ट्रिक्ट और हार्श डिमांड्स आ रही हैं नीटनेस और क्लीनलीनेस की, तो इसके नतीजे में बच्चा जो है अपनी यूरिनेशन और डेफिकेशन को रोक के रखता है। और क्लीनलीनेस यानी सफाई सुथराई के डिमांड्स की वजह से अगर बच्चा अपनी यूरिनेशन या डेफिकेशन को रोक के रखता है तो इस वजह से बच्चे को अपनी बहुत ज्यादा साइकिक एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ती है। तो ये चीज बच्चे के अंदर फिक्सेशन का बायस बनती है। और फ्राइड कहता है कि अगर स्टेज में फिक्सेशन क्लीनलीनेस की वजह से हो रही है तो ये चीज एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी कैरेक्टर का बायस बनती है और बच्चा अपनी अडल्ट पर्सनैलिटी में कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने के लिए परफेक्शनिस्ट और नीट बिहेवियर्स को शो करता है। और दूसरी तरफ फ्राइड कहता है कि अक्सर बच्चे जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग प्रोसेस को एक चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं और उसको एग्रेशन के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर तो फिक्सेशन एनल स्टेज में इस तरीके से हुई है तो ये चीज एनल सैडिस्टिक पर्सनालिटी कैरेक्टर का बायस बनती है और बच्चा अपनी अडल्ट पर्सनालिटी में साइकिक कॉन्फ्लिक्ट को एंगर और एग्रेशन के साथ डील करता है। फ्राइड का कहना है कि अगर बच्चा एनल स्टेज में अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सक्सेसफुली रिजोल्व कर लेता है तो ये चीज सोशल कंसाइंस के साइन को शो करती है। सोशल कंसाइंस से मुराद है इमर्जिंग सुपर ईगो, क्योंकि बच्चा यहाँ पर एक्सटर्नल डिमांड्स और डिले ग्रेटिफिकेशन के प्रोसेस को रिजोल्व करना सीख जाता है। अब हम फैलिक स्टेज की तरफ चलते हैं। फ्राइड के नजदीक ये सबसे अहम साइकोसेक्सुअल स्टेज है और जैसा कि हमने पिछली स्टेज में देखा, जैसा कि ओरल स्टेज और एनल स्टेज में बॉयज और गर्ल्स की डेवलपमेंट सेम तरीके से होती है, लेकिन फैलिक स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहां पर बॉयज और गर्ल्स की डेवलपमेंट डिफरेंट तरीकों से होती है। सबसे पहले हम इसमें टाइम की बात कर लेते हैं। ये स्टेज अर्ली चाइल्डहुड पर मुश्किल होती है और अर्ली चाइल्डहुड 3 साल से 6 साल तक मुश्किल होता है। नंबर 2, इस स्टेज में जो इरोजिनस जोन है वो है जेनिटल रीजन्स। जेनिटल रीजन्स और बॉयज में जो जेनिटल रीजन है वो है पीनस। बॉयज में और गर्ल्स में जो जेनिटल रीजन है वो है क्लिटोरस। गर्ल्स। फ्राइड कहता है कि इस स्टेज में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट होती है और वो डेवलपमेंट ये है कि बच्चे जो है वो ऑपोजिट सेक्स पेरेंट से अट्रैक्टिव फीलिंग्स पैदा कर लेते हैं और सेम सेक्स को compete करते हैं। लिहाजा जो बॉयज हैं वो मदर की तरफ अपनी अट्रैक्टिव फीलिंग्स पैदा कर लेते हैं और जो गर्ल्स हैं वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्टिव फीलिंग्स पैदा कर लेती हैं। और फ्राइड ने इस प्रोसेस को ओडिपस कम्प्लेक्स का नाम दिया। ओडिपस कम्प्लेक्स। और दोनों बॉयज और गर्ल्स में ओडिपस कम्प्लेक्स डिफरेंट तरीकों से वकूफ पजीर होता है। और यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि ओडिपस कम्प्लेक्स एक ग्रीक मिथ है जिसमें ओडिपस एक किंग होता है जो कि अपने फादर को किल करके अपनी मदर से शादी कर लेता है। आइए अब हम ओडिपस कम्प्लेक्स को बॉयज और गर्ल्स में पूरा तफसील से पढ़ते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स इन बॉयज। ओडिपस कम्प्लेक्स में जब बॉयज अपनी मदर के लिए अट्रैक्टिव फीलिंग्स पैदा कर लेते हैं तो इसके साथ साथ बॉयज के माइंड में एक फियर भी चल रहा होता है और वो फियर ये होता है कि अगर बच्चे के फादर को पता चल गया कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है तो फादर उसके पीनस को काट देगा। तो इस चीज को फ्राइड ने कास्ट्रेशन एंजाइटी का नाम दिया। कास्ट्रेशन एंजाइटी। कास्ट्रेशन एंजाइटी। और इस कॉन्फ्लिक्ट को बच्चा एक प्रोसेस के जरिए रिजोल्व करता है और इस प्रोसेस का नाम है आइडेंटिफिकेशन विद द एग्रेसर। आइडेंटिफिकेशन विद द एग्रेसर।
प्रोसेस में बच्चा जो है अपने फादर की तरह एक्ट करता है, यानी बच्चा अपने फादर की वैल्यूज, बिहेवियर्स और उसके एटीट्यूड्स को अडॉप्ट कर लेता है। और फ्राइड कहता है कि ऐसा करने से बच्चा जो है मामा का लिटिल मैन बन जाता है, यानी कि बच्चा विकेरियस सेंस में यानी इमेजिनल सेंस में सेक्सुअल प्लेजर गेन करता है अपने फादर को ऑब्जर्व करने से कि किस तरह वो उसकी मदर से प्लेजर गेन कर रहा है। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन विद द अग्रेसर का जो प्रोसेस जो है ना, ये दो सोशलाइजेशन प्रोसेस को सर्व करता है। इनमें नंबर 1 सुपर इगो डेवलपमेंट, सुपर ईगो डेवलपमेंट, नंबर 2 सेक्स टाइप बिहेवियर। देखिए, जब बच्चा अपने फादर के बिहेवियर को अडॉप्ट करता है तो उस बिहेवियर में सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज होती हैं। तो जब बच्चा अपने फादर की तरह बिहेव करेगा और उनकी वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करेगा तो ये चीज सुपर इगो डेवलपमेंट की वजह बनेगी। दूसरी तरफ फादर के बिहेवियर को इनकॉर्पोरेट करने का फायदा ये होता है कि बच्चे को ये पता चल जाता है कि सोसाइटी में मेल जो है वो किस तरह एक्ट करते हैं। तो ये चीज जो है सेक्स टाइप बिहेवियर की वजह बनती है, यानी कि जेंडर टाइप बिहेवियर। और अगर बच्चा इस प्रोसेस को सही तरह रिजोल्व नहीं कर पाता तो ये चीज वीक सुपर इगो डेवलपमेंट का बाइस बनती है। और अगर बच्चे में वीक सुपर इगो डेवलप होगी तो ये चीज क्रिमिनल बिहेवियर और नंबर 2 फेमिनिन टाइप बिहेवियर शो करेगी। अब हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स के प्रोसेस को गर्ल्स में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, गर्ल्स में जो कंफ्लिक्ट जो है ना, वो एक ही वक्त में बॉय से सिमिलर भी होता है और डिफरेंट होता है। सिमिलरिटी इस सेंस में है कि जो कंफ्लिक्ट का जो सेंटर जो है वो पीनस है। इस स्टेज में लिटिल गर्ल्स ये डिस्कवर करती हैं कि उनके अंदर पीनस नहीं है और गर्ल्स इस चीज को अपने लिए एक लॉस समझती हैं। और इस मामले में जो गर्ल्स जो है वो अपनी मदर को ब्लेम करती हैं और इसके रिएक्शन के तौर पर गर्ल्स जो है अपने फादर के साथ अट्रैक्टिव फीलिंग पैदा कर लेती हैं। और इसको फ्राइड ने पीनस एनवाय का नाम दिया, पीनस एनवाय। फ्राइड पीनस एनवाय को इस तरह डिफाइन करता है, द लैक ऑफ पीनस coupled with the feelings of inferiority and jealousy due to not having penis। अच्छा, तो बॉयज की तरह गर्ल्स भी अपने इस कंफ्लिक्ट को आइडेंटिफिकेशन विद द अग्रेसर की स्ट्रेटेजी बनाकर हल करती है। मिसाल के तौर पर जो गर्ल्स जो है मदर की तरह एक्ट करती हैं और उनके बिहेवियर एटीट्यूड्स को इनकॉर्पोरेट कर लेती हैं। और इससे क्या होता है, गर्ल्स में सुपर इगो की डेवलपमेंट होती है और इसके अलावा सेक्स टाइप बिहेवियर की भी पहचान होती है। बहरहाल फैलिक स्टेज में जो गर्ल्स में जो फिक्सेशन होती है वो ये है कि गर्ल्स जो है अपने आप को इंफीरियर फील करती हैं मेंस के मुकाबले में। और गर्ल्स में ओडिपस कॉम्प्लेक्स को सिगमंड फ्रॉइड के एक स्टूडेंट कार्ल जुंग ने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। इलेक्ट्रा भी एक ग्रीक मिथ है जिसमें एक इलेक्ट्रा एक कैरेक्टर होता है जो कि अपने ब्रदर को कन्विंस करती है मदर को किल कर दे। अब हम लेटेंसी स्टेज को एक्सप्लेन करते हैं। लेटेंसी स्टेज का जो ड्यूरेशन है वो मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड पर मुश्किल होता है और ये ड्यूरेशन 6 इयर्स टू प्यूबर्टी तक जाता है। इस स्टेज में फ्राइड कहता है कि ओरल, एनल और फैलिक स्टेज में जितने भी स्ट्रेसेस और स्टॉर्म्स होते हैं वो ऐसा बेसिक मटेरियल बनाते हैं जो कि पर्सनैलिटी को शेप देते हैं। और यहाँ तक पर्सनैलिटी के अंदर ईड, ईगो और सुपर ईगो स्ट्रक्चर डेवलप हो चुके होते हैं। और फ्राइड का यहाँ पर कहना है कि फॉर्चुनेटली यहाँ पर इस ड्यूरेशन में बच्चों और पेरेंट्स को कुछ रेस्ट का मौका मिल जाता है। लिहाजा फ्राइड कहता है कि ये जो स्टेज है, लेटेंसी स्टेज जो है, ये नॉट इज साइको सेक्सुअल स्टेज। फ्राइड कहता है कि यहाँ पर जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होते हैं वो डोरमेंट हो जाते हैं, यानी कि सो जाते हैं। यहाँ पर फ्राइड का ये मानना है कि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट सब्लिमेट हो जाते हैं स्कूल एक्टिविटीज में, हॉबीज में, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स विद द सेम सेक्स। और अब हम लास्ट स्टेज जेनिटल स्टेज की तरफ चलते हैं। इस स्टेज का टाइम ड्यूरेशन जो है वो प्यूबर्टी थ्रू अडल्टहुड है, यानी प्यूबर्टी जो एज है आमतौर पर वो होती है 12 से 14 साल और इसके बाद जो है आगे एडोलेसेंट स्टार्ट हो जाती है और वो तकरीबन चलती है 18 से 20 साल तक और उसके बाद अडल्टहुड स्टार्ट हो जाती है।
यहाँ पर इस स्टेज में फ्राइड कहता है कि ये टाइम है सेक्सुअल रीअवेकनिंग का। लेकिन अब इस स्टेज में सोर्स ऑफ प्लेजर जो है आउट ऑफ फैमिली होता है। और फ्राइड यहाँ पर यह भी कहता है कि जो प्रीवियस अनरिजोल्व कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो एडोलेसेंट एज में दोबारा रीइमर्ज हो जाते हैं, यानी कि दोबारा नमूदार हो जाते हैं। और अगर एडोलेसेंट उसको रिजोल्व कर लेता है तो वो मेच्योर रिलेशनशिप बनाने के काबिल हो जाता है, और इसके साथ साथ वो अपनी एडल्ट लाइफ में अपने फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली ठीक तरीके से सर अंजाम देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और नॉलेजेबल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा, ताकि मैं अपने वीडियोस को फ्यूचर में मजीद अच्छा कर सकूं।